Hello everyone. In the continuation of chapter of gravitation, today we are going to see our next topic. Okay. So our first topic is weightlessness. अब weightlessness क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई अर्थ है और ये मान लो कोई भी एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि इस गिवन अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है इस गिवन ऑर्बिट में। अब हमें एक बात तो पता है, अगर ये सैटेलाइट रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, और उसके पास कुछ वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी नॉट यहाँ पे क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ओके, उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरह। तो अभी आप एक बात तो जानते हो कि उसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट में, अपनी वेटलेसनेस की स्टेट में। वेटलेसनेस का मीनिंग क्या है? जितना भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा सैटेलाइट के अंदर तो उसका वेट क्या होगा? हमेशा जीरो। ओके, ऐसा हम क्यों बोल पाते हैं? ओके, जैसे मान लो अगर मेरे पास, या आपने ऐसे अपेरेंट वेट के क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, मान लो कोई मैन है जो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, किसी भी एक वेइंग मशीन के ऊपर, और आप क्या बोलते हो कि आपकी जो लिफ्ट की केबल है उसको आपने कट कर दिया, तो अब आपकी जो कैबिन है, ये जो लिफ्ट है, वो एक्सलेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद जी। तो उस केस में जो नॉर्मल फोर्स आता है, जो वेट आता है आपका, वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ओके, ऐसा आप क्यों बोल पाते हो? क्योंकि देखो, जब आप इसका वीडियो बनाओगे तो आप क्या बोलोगे, नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स, और ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास? नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू में एक्सीलरेशन। अब आपकी लिफ्ट कितने से एक्सीलरेट कर रही है, या मैन कितने से एक्सीलरेट कर रहा है नीचे की तरफ? जी से। तो यहां से मेरे पास नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ चुका है? जीरो हो गया। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इसका वेट कितना होगा यहां पे? जीरो। ओके, तो ये इसकी कौन सी स्टेट है? इसकी वेटलेसनेस की स्टेट है। जब ये लिफ्ट मूव करेगी विद एक्सीलरेशन जी, तो इसका हर एक टाइम पे वेट क्या आएगा? जीरो आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? वेटलेसनेस। इस चीज को आप हिसाब से बोल सकते हो, अगर आप किसी भी बॉल को रिलीज कर दो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, जैसे इसको रिलीज कर दिया, अभी मूव कर रहा है डाउन डायरेक्शन में, तो इसे कौन एक्सीलरेट करा रहा है? खाली ग्रेविटी। तो अगर खाली आपकी ग्रेविटी एक्सीलरेट कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। और फ्री फॉल ही क्या होता है आपका? वेटलेसनेस। अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल में है तो उसका वेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो ये भी बेसिकली क्या है? फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब है कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो खाली ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, इट इज अ स्टेट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट ड्यू टू ओनली ग्रेविटी, देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो वेटलेसनेस आप समझ चुके हो। वेटलेसनेस बेसिकली क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है ड्यू टू ओनली ग्रेविटी, तो उसका वेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अब सैटेलाइट भी एक्सीलरेट करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे, कोई भी अगर एक्स्ट्रोनॉट है इस सैटेलाइट के अंदर, कोई भी अगर पार्टिकल भी इवन, तो उन सबका वेट क्या होगा? जीरो होगा। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो आपकी टर्म है, वो किन फोर्स के साथ इन्वॉल्व होती है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इन्हीं के साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो एक बात तो आपको याद रखनी है, जितने भी आपके कंजर्वेटिव फोर्स है उतनी आपकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सब अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सो इट इज द इंट्रैक्शन एनर्जी acquired by the system of masses due to their respective position. ओके, तो किसी भी सिस्टम ऑफ मास के पास जो एनर्जी है उसकी पोजीशन की वजह से, उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सपोज मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो पॉइंट मास है m1 m2, इनके बीच में सेपरेशन कितना है? r। तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम के पास एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसके बराबर है? माइनस जी m1 m2 अपॉन आर के बराबर है। ओके, अब ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है? आपका बाउंडेशन शो करता है, अट्रैक्टिवनेस शो करता है कि दोनों के बीच में अब कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हो
कि जितना आप वर्क करते हो इस सिस्टम को बनाने के लिए, उतना ही क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फॉर्मिंग ए सिस्टम ऑफ मासेस। तो जितना आपने वर्क डन किया इस सिस्टम को बनाने के लिए, उतना ही क्या हुआ, इस सिस्टम के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर। सो देखो, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक स्क्वायर है जिसके हर एक वर्टेक्स पे एक पॉइंट मास प्लेस्ड है, जिसका मास कितना है m और एज लेंथ कितना है मेरे पास a। अब मुझसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस। आपको बताना है कि यहां पे जो सिस्टम ऑफ मासेस है इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इन सभी की मिला के पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो इस सिस्टम को बनाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ गया वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो मान लेते हैं कि मेरे पहले चारों मास कहां पे थे, इन्फिनिटी पे थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं अपने इस वाले मास को लेके आया ए पॉइंट पे, ठीक है। जब मैं इस मास को यहां पे लेके आया था तो मुझे वर्क कितना करना पड़ा, 0, कि हम वर्क जब करते हैं जब कोई हमें अपोज करे, ठीक है। सो इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट केस में क्या किया, अब मैं सेकंड मास को लेके आया इस पॉइंट बी पे, तो इस केस में मुझे वर्क करना पड़ा अगेंस्ट दिस मास। तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई सिस्टम के पास अब, ठीक है। तो इन दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अब देखो जी m1 m2 अपॉन r। तो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि सर ये मास तो अपने आप ही आया था यहां से यहां, तो हमने वर्क कहां पे किया, हमने यहां पे वर्क किया है क्योंकि हम लोग इस मास को लेके आ रहे हैं विदाउट एक्सेलेरेशन। अगर इसको हम रिलीज कर दें यहां से तो इस मास की वजह से ये एक्सेलेरेट करेगा, और हम इसको लेके आ रहे हैं विदाउट एक्सेलेरेशन, तो हमें यहां पे वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से जो W2 है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए के बराबर आ रहा है। अब जब हम इस थर्ड मास को लेके आए सी पॉइंट पे, अब हमें वर्क करना पड़ा अगेंस्ट मास प्लेस एट ए एंड बी। तो जो हमने वर्क डन किया 3 को लाने में वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 3 की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में √2a, क्योंकि सेपरेशन कितना भी है, √2a है। अब इसके केस में कितना करना पड़ा, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए के बराबर करना पड़ा। ओके, अब जब हम इस फोर्थ मास को लेके आए इस पॉइंट डी पे, तो अब हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ा अगेंस्ट ए बी सी, तीनों के केस में वर्क करना पड़ा है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 3। अब ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, जो फोर्थ को लाने में हमें करना पड़ गया। तो देखो इन दोनों के केस में तो सेम वर्क करना पड़ा, तो इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया, -2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए। इसके केस में कितना करना पड़ा मुझे, जी एम स्क्वायर अपॉन में √2a। तो जब मैं इन सभी वर्क को ऐड करूंगा तो जो मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आ चुका है, -4 जी एम स्क्वायर अपॉन ए के, क्योंकि ये तीनों ऐड हो गए और ये दोनों ऐड हो गए। तो मेरे पास फाइनली ये क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ चुका है। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है अगर आपके पास सिस्टम ऑफ मासेस है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। अब सैटेलाइट होता क्या है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कराते हो अराउंड ए बिगर मास इन अ ऑर्बिट, तो उसको आप सैटेलाइट बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये पेन है और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ इन अ ऑर्बिट, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सैटेलाइट बोल सकता हूं। सो सैटेलाइट बेसिकली होता है कि ए बॉडी विच रिवॉल्व इन ऑर्बिट अराउंड ए बिगर मास इज नोन एज सैटेलाइट। ओके, अब जो सैटेलाइट की बात हो रही है, तो अब हमें एक बात पता है कि जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, ये मान लो जैसे ये अर्थ है
और ये मान लो कोई सैटेलाइट है। ओके, सो इस सैटेलाइट के पास अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था वेटलेसनेस। आपने देखा था यहाँ पे कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, उसके पास एक वेलोसिटी भी है, वी नॉट। वी नॉट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर वेलोसिटी ना हो, अगर मैं बोल दूं कि वी नॉट नहीं है इसके पास, तो क्या होगा? इस फोर्स की वजह से ये मूव करेगा टुवार्ड द अर्थ। ओके, ये रिवॉल्व नहीं करेगा उस केस में, ये मूव करेगा टुवार्ड द अर्थ। अगर मैं बोल दूं फोर्स गायब हो जाए, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? अब स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और आपको पता भी है सर्कुलर पाथ जब ही पॉसिबल है जब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे? ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। ऑर्बिटल स्पीड वो स्पीड है जो किसी भी सैटेलाइट को चाहिए सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए सैटेलाइट ड्यू टू विच इट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। ठीक है, सो किसी भी सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको आप क्या बोलते हो? ऑर्बिटल स्पीड बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हो। अब देखते हैं अभी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी चाहिए आपको, हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। सो मान लेते हैं कि आपके पास कोई अर्थ है जिसका रेडियस कितना है, मान लो आर, कैपिटल आर, और ये कोई सैटेलाइट है जिसका मास कितना है? एमएस, और मास ऑफ प्लेनेट कितना है मेरे पास? एमपी। ओके, अब जो हमारा सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट जिसका रेडियस कितना है यहाँ पे? स्मॉल आर। ओके, और जो हाइट है इस ऑर्बिट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी है? एच। तो देखो इसके ऊपर अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसे कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको? ग्रेविटेशन फोर्स दे रहा है। तो आप एक बात तो लिख ही सकते हो कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है? ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे? एमएस से एमएस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर चला गया, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? वी नॉट। वी नॉट बेसिकली क्या? ऑर्बिटल स्पीड। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम पी अपॉन में आर। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या हो चुकी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, एक्सप्रेशन आ चुका है। आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ओके, अब आप एक बात और जानते हो, जो जी होता है स्मॉल जी, वो किसके बराबर होता है? जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो यहां पे जो जी एम पी लिख रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जी इंटू में आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जब आप इस वैल्यू को यहां पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर अंडर रूट स्मॉल जी अपॉन में स्मॉल आर। तो ये भी एक फॉर्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का। तो आपको मेनली ये फॉर्मूला तो याद रखना है, कई बार आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ जाए कभी, तो आप ये भी याद रख लेना। ओके, अब देखो अगर मैं बोलूं कि जो हाइट ऑफ ऑर्बिट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर वो बहुत ही कम है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है मान लो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा वो किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, कंपेरेबल होगा ऑलमोस्ट। तो उस केस में जो आर की वैल्यू वो किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर है। तो फाइनली मेरे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट कैपिटल आर इंटू में जी। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 7.93 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है वैसे देखा जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सैटेलाइट है उसको काफी दूर रखते हैं, क्योंकि देखो जितना ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी आपको वेलोसिटी कम चाहिए। ठीक है, सो इस वजह से हम इसको काफी दूर रखते हैं सरफेस से। तो आपको याद रखना है ये छोटा सा फॉर्मूला कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारा जो सैटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका टाइम पीरियड कितना है। अब देखो टाइम पीरियड बेसिकली होता है कि इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन। जितना आपको टाइम चाहिए एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, वही क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होगा। अब टाइम पीरियड आप कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 2 पाई आर। और इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी होती है? अंडर रूट जीएम अपॉन में रूट आर।
तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GM इंटू में R क्यूब। तो देखो ये पूरी टर्म बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं, या फिर बोल सकता हूं जो टी स्क्वायर है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R क्यूब के। ओके, तो आपको छोटा सा एक्सप्रेशन भी याद रखना है, कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर ही। सो अब नेक्स्ट आता है सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब देखो, अब आप एक बात तो देख रहे हो कि जो हमारा सैटेलाइट है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर भी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगा वो समीशन होगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -g m1 m2 अपॉन r। तो जब आप इन वैल्यू को पुट करोगे तो फाइनली मेरे पास क्या जाएगा, -12g मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि बाउंडेशन है, किसके बीच में बाउंडेशन है, प्लैनेट के बीच में और सैटेलाइट के बीच में एक बाउंडेशन है। ओके, तो आपको याद रखना है जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, -12g mp ms अपॉन में r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, ठीक है, मतलब वो जो सैटेलाइट अर्थ के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे उनको आप क्या बोलते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो मान लेते हैं कि ये अर्थ है जो स्पिन कर रही है अबाउट देयर एक्सिस इस फैशन में, और ये मान लो मेरा कोई भी एक इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये मान लो कोई भी एक सैटेलाइट है MS। अब हमने क्या देखा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया अर्थ के ऊपर, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मेरा ये सैटेलाइट है वो क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब कि जब ये अर्थ स्पिन करेगी तो ये पॉइंट भी रोटेट करेगा, तो अगर मान लो घूम के दोबारा यहां पे आ गया ये पॉइंट, तो मेरा सैटेलाइट कुछ यहां पे होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अर्थ के एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर सैटेलाइट रेस्ट पे है तो ऐसे सैटेलाइट को आप क्या बोलते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आप लिख सकते हो दो सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन विद सेम एंगुलर वेलोसिटी इन सेम ओरिएंटेशन एज द अर्थ रोटेट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में है और जो एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, अर्थ की, वही एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, सैटेलाइट की भी है, और अर्थ के किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट पे है तो ऐसे सैटेलाइट को आप क्या बोलते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखते हैं, अब जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनका एक ऑर्बिट फिक्स्ड है, मतलब अगर हाइट कितनी होगी 36,000 किलोमीटर, तो जितने भी सैटेलाइट होंगे उस ऑर्बिट के अंदर वो सारे कैसे होंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगे। अगर वो प्लेन कैसा है मेरा, इक्वेटोरियल प्लेन है तो ओके। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, 36,000 किलोमीटर। अब जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इनका आप यूज करते हो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में। अब जो हमारे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होता है, जैसे आप देखते हो टाटा स्काई, डिश टीवी वगैरह, वो सब सैटेलाइट पे वर्क करते हैं, ठीक है। बट जो आपके मोबाइल कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा है कभी अगर आप अंडरग्राउंड हो, ठीक है, फिर भी फोन मिल जाता है इजिली, ठीक है। बट अगर आप अपनी डिश टीवी की जो एंटीना है उसको कवर कर दोगे ना, तो आप इजिली सिग्नल नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो किस पे वर्क करता है, क्योंकि वो वर्क करता है हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो उसको एक क्लियरेंस पाथ चाहिए सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए। तो आपको याद रखना है कि इसका आप यूज करते हो, इसकी एप्लीकेशन जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और इसका आप यूज करते हो कई बार वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज करते हैं इसको हम, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सैटेलाइट है वो होता है पोलर सैटेलाइट। अब पोलर सैटेलाइट बेसिकली क्या है, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक सैटेलाइट है
जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पोल ऑफ द अर्थ, जैसे मान लो ये मेरे पास पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अगर कोई भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे सैटेलाइट को आप क्या बोलते हो? पोलर सैटेलाइट। अब इनकी जो हाइट होती है वो ऑलमोस्ट होती है 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। अब इनका आप यूज करते हो वेदर फोरकास्टिंग में, यूज करते हो। अगर आपको मान लो अर्थ के सरफेस पे किसी चीज को डिटेक्ट करना है तो आप इसी का यूज करते हो। ओके, कई बार आप देखते हो ना कि इमेज दिखाते हैं किसी भी अगर एरिया की आपको इमेज दिखाते हैं कई बार सैटेलाइट के थ्रू, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? पोलर सैटेलाइट का। जैसे कई बार आपने देखा कोई आइलैंड है, आइलैंड दिखाई दिया आपको, या कोई भी आपको वॉल देखनी है, जैसे आपने देखा वो चाइना वॉल दिखाई देता है सैटेलाइट के थ्रू, तो वो सब किसके हेल्प से पता करते हो आप? पोलर सैटेलाइट के थ्रू पता करते हो। ओके, सो ये छोटा सा आइडिया था किसके बारे में? सैटेलाइट के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा है एस्केप वेलोसिटी। अब देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए प्रोजेक्टाइल ड्यू टू विच इट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो और वो वेलोसिटी सफिशिएंट है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो? एस्केप वेलोसिटी। ओके, सो आपको याद रखना, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए प्रोजेक्टाइल ड्यू टू विच इट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। सो एस्केप वेलोसिटी देखो को आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो एक बार देखते हैं। अभी हमने देखा था अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब है आप दोबारा अर्थ के सरफेस पे वापसी आ सकते हो, क्योंकि एक बाउंडेशन है उनके बीच में, एक पॉसिबिलिटी है कि आप अर्थ के सरफेस पे वापसी आ सकते हो। अगर हमारी जो टोटल एनर्जी है वो 0 के बराबर हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप अर्थ के सरफेस पे दोबारा वापसी आ ही नहीं सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? अगर आपकी टोटल एनर्जी बराबर है 0 के, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी का सम क्या है? 0, तो इसका मीनिंग है कि ये पार्टिकल दोबारा अर्थ पे वापसी नहीं आ सकता। सो देखो अभी हमने क्या माना है? किसी भी तरह का यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं है, तो जो एनर्जी यहां पे होगी वो एनर्जी यहां पे भी होगी। तो हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब वो लोग क्या बोलता है कि जो आपका सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियली, वो बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। ये बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो यहां पे एनर्जी कितनी है आपकी? 0, तो फाइनल एनर्जी कितनी है? 0। इनिशियल एनर्जी कितनी है यहां पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है? v एस्केप, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी? -gm मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल डिवाइड बाय सेपरेशन। ये सेपरेशन कितना है इनका? r। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब ये इधर प्लस का हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा? √2gme/r, ठीक है। तो एक बार आपको ये भी याद रखना है, वहां पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई थी वो आई थी मेरे पास √gm/r, और यहां पे क्या है? √2gme/r। ओके, यहां पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और यहां पे r क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, सो यहां पे मेरे पास एस्केप वेलोसिटी आ चुकी है। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीएम क्या होता है मेरे पास? gr²। तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा? √2gr। तो देखो जो अर्थ की ग्रेविटेशन, अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लो अगर मैं किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं विद सम एंगल, ठीक है, तो बताओ एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? अभी भी आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या आएगी? 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही आने वाली है, क्योंकि हमने यहां पे एनर्जी कंजर्व किया है, ठीक है। अभी भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी इस पार्टिकल की? ½ m v एस्केप का स्क्वायर।
तो भले चाहे एंगल कुछ भी हो, आपकी जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, √2gr। ओके, सो आपको याद रखना है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो हम लोग ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। सो हमें बोला गया कि आपके पास कोई भी एक प्लैनेट है जिसका रेडियस बेसिकली क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो मास डेंसिटी है, मतलब जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। दोनों ही अर्थ की भी सेम है और प्लैनेट की भी क्या है, सेम। अब पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। आपको बताना है कि उस प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। ओके, सो मैंने आपको भी बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि g इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई g रो इंटू में r। देखो क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, मास डेंसिटी की बात हो रही है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां पे डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, सो देखो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी निकालने का। अभी हम बात कर रहे हैं प्लैनेट के लिए। सो √2 g क्या होगा उसका, 4/3 पाई g रो सेम है आपका। रेडियस क्या है बेसिकली, ट्वाइस 2r इंटू में रेडियस ऑफ प्लैनेट इंटू में 2r। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू में 2 4, तो 4 जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2। और ये बेसिकली किसके बराबर है, आप देखो 2 इंटू में 4/3 पाई g रो r। ये मेरे पास क्या है बेसिकली g अर्थ के लिए जो होता है इंटू में r रेडियस ऑफ अर्थ। तो मेरे पास जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो उसको मैं लिख सकता हूं 22 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन था एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केपलर्स लॉ। अब देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था केपलर्स ने बहुत रिमार्केबल वर्क किया था इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने विदाउट यूज ऑफ एनी कैलकुलस हमें 3 लॉ दिए थे, ठीक है, जिसको आज हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट से। क्या होता है, देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो उससे पहले आपको ना छोटा सा आइडिया समझना पड़ेगा कि एलिप्स क्या होता है। देखो एलिप्स की जो शेप होती है कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ओवल शेप होती है कुछ, और एलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, ये F1 है, ये F2, इनको हम क्या बोलते हैं, फोकाई बोल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ ऑर्बिट कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी रिवॉल्व करते हैं इन द इलिप्टिकल पाथ, और जो हमारा सन है वो कहां पे सिचुएट है, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपका सन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारा सन यहां पे सिचुएट है। ओके, सो ये बेसिकली क्या, एक हमारा फर्स्ट लॉ बोल रहा है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है कि सबका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, कुल मिला के बात ये। ओके, अब दूसरी बात क्या आती है, अब जो हमारा फोर्स होगा, अब भाई कौन सा फोर्स इन्हें घुमा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, टुवार्ड द सेंटर, ठीक है, टुवार्ड द सन। ओके, तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं, अब मैं छोटा सा ना कॉन्सेप्ट यूज करूंगा टॉर्क का। टॉर्क आप लोगों ने सुना है क्या होता है, R क्रॉस F, ठीक है। सो देखो अगर आपका जो रेडियस वेक्टर है वो भी यही है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा, 0। अगर टॉर्क 0 होता है ना तो आपका एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व होता है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे है वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना इस टर्म से, ठीक है। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम हर एक पॉइंट पे पार्टिकल का क्या है, सेम है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बस। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ एरिया। अब लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ प्लैनेट
स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो आपका जो बेसिकली ये लाइन देख रहे हो आप, जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा, मतलब जो इसने एरिया स्वैप किया इन अ गिवन टाइम डेल्टा टी, वही एरिया ये यहां पे भी स्वैप करेगा इन गिवन टाइम। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। मान लो कि आपके पास आपका जो सैटेलाइट है वो उसकी पोजीशन अभी मान लो ए है किसी भी टाइम पे, या मान लो टाइम क्या है 0, अभी मान लेते हैं। यहां पे टाइम मान लो कितना होगा डेल्टा टी। तो आपने क्या बोला है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसने कितना एरिया स्वैप करा, ये एरिया स्वैप किया, जिसको मैंने क्या बोल दिया अभी, डेल्टा ए। अब ये आपका जो सैटेलाइट है घूम के यहां पे आ गया सी पे। अब सी से वो डी पे पहुंचा इन टाइम डेल्टा टी, अभी भी वो सेम एरिया स्वैप करेगा जो उसने यहां पे किया था। अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है तो जो एरिया स्वैपिंग होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ये आपको कौन बता रहा है, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, सो आपका सेकंड लॉ था। और लास्ट क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अब लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. ओके, सो देखो अगर ये मान लो कोई भी एलिप्स है तो ये इसकी जो आप देख रहे हो ये इसकी मेजर एक्सिस है और ये इसकी क्या है, माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी आपकी, ये इसको हम क्या लिखते हैं जनरली, ए लिख देते हैं। ओके, तो आपका जो थर्ड लॉ वो क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इसको आप ए भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आपको याद रखना है ये आपका थर्ड लॉ है जिसको हमने भी देखा था, न्यूटन ने प्रूफ भी कर दिया था। ओके, सो ये 3 लॉ थे। अब फाइनली हम लोग ना इसी के ऊपर एक ग्राफ बना सकते हैं इजिली, कि अगर मुझसे कोई पूछे कि ग्राफ बताओ टी स्क्वायर के बीच में और क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये कुछ था हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में। ओके।